मॉर्निंग में आपने सुबह आई थिंक क्लास 14 करी थी ना, तो क्लास नंबर 15 स्टार्ट कर दें। सुबह हमने एक चार्ट का टॉपिक करा था, बट उसमें एक चार्ट टाइप हमारा रह गया था पाई चार्ट का। हमने 3 चार्ट टाइप करे थे, जिसमें पहला करा था हमने कॉलम, सेकंड हमारा लाइन और चौथा हमने करा था बार, बट थर्ड नंबर ऑप्शन पाई चार्ट का रह गया था। अगर क्वेश्चन में आपको मैंने मॉर्निंग में भी बताया कि भाई आपको चार्ट टाइप अगर बोला जाता है ना कि क्रिएट एनी चार्ट, मोस्टली तो यही लिखा हुआ था हर बार वर्डिंग में। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कोई मर्जी चार्ट टाइप ले लेना, फिर चाहे इन चारों के अलावा और कोई मर्जी लो, चाहे इन चारों में से आप लो, वो आपकी चॉइस पे होगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई क्रिएट कॉलम चार्ट, तो आपने क्या करना है, जस्ट एक सिंगल क्लिक करके डेटा सेल में कॉलम ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है, कॉलम चार्ट पे चार्ट बन जाएगा। मैंने अंडू करा, या आपको कोई भी डेटा चार्ट के अंदर बनाने के लिए बोला जाए, आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है इंसर्ट में। अगर कह रहा है कि लाइन चार्ट, क्लिक कर दो, लाइन आ जाएगा। कॉलम कह रहा है कॉलम कर देंगे, बार कह रहा है बार कर देंगे। कॉलम चार्ट और बार चार्ट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसके अंदर जो कॉलम्स है ना हमारे, वो हॉरिजॉन्टली हैं, और जबकि कॉलम्स के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन पड़ा था, इसके अंदर हमारे चार्ट टाइप सारे वर्टिकल फॉर्म में आते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस। और एक चीज़ आपको मैंने ये भी बताई थी कि जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट कर लेंगे तो डेटा के ऊपर आ जाता है चार्ट हमेशा। चार्ट को उठा के ना नीचे जरूर रखना है आपको पेज पर। चार्ट को डेटा टेबल के नीचे रख देंगे हम, कभी भी डेटा टेबल के ऊपर नहीं रखा जाएगा चार्ट को। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और अगर अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे जब Ctrl+F2, तो देख सकते हैं पीछे डेटा टेबल तो हाइड होगी, कट होगी हमारी सारी, तो कभी भी हम ऐसा शो नहीं कर सकते। तो जब भी आप इसलिए डिज़ाइन करो तो चार्ट हमेशा नीचे रखा जाता है। और जैसे ही आपका अगर चार्ट का टॉपिक अगर आपको कंप्लीट करने के लिए दे रखा है और कंप्लीट हो जाए, तो चार्ट कभी भी ना सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए आपका। अभी चार्ट हमारा सेलेक्टेड है, और पता कैसे चलता है कि हमारा चार्ट सेलेक्टेड है? एक तो ये आउटलाइन में ना ये फ्रेम सी बनी हुई आती है। दूसरा तरीका, ऊपर आपको चार्ट के टूल्स, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान, ऊपर चार्ट के टूल्स तभी दिखाएगा जब चार्ट हमारा सिलेक्टेड होगा। सो मैंने चार्ट के बाहर क्लिक करा, कहीं पे भी सिलेक्शन हट गई, तो वहाँ पर यहाँ पे टूल्स भी गायब, मतलब चार्ट सिलेक्टेड ही नहीं है। और सिलेक्शन जरूर हटानी है जब भी चार्ट आ जाए तो क्वेश्चन में, अगर आपके चार्ट के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो। और कॉलम चार्ट हो चाहे लाइन है या बार है, इसके अंदर मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस भी पढ़ाए थे, जिसमें आपको सिलेक्ट करने पर चार्ट को, चार्ट टूल्स में आपको 3 टैब देखने को मिलते हैं। आपको जाना है यहाँ से लेआउट टैब के अंदर, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेजेंड्स के नाम से। अब लेजेंड्स क्या चीज़ होती है यहाँ पर आप एक चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पर कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होकर आ रहे हैं, इनमें से कौन से कलर का कॉलम किसका है। राइट साइड में कलर्स आ रहे हैं, अब इसको चेक करके हमें पता चल जाता है। सो अगर ये नाम ही नहीं लिखे होंगे, इन नेम्स को क्या बोलते हैं, लेजेंड्स। ये हमारे लेजेंड्स होते हैं, हम इसको लेजेंड कीज भी कहते हैं, लेजेंड एंट्री भी कहते हैं। माउस ले जाने पर देखो नाम लिखा हो भी आ रहा है, लेजेंड एंट्री। सो अगर इसकी लोकेशन यानी इसकी डायरेक्शन, इसका जो प्लेस है ना, बहुत बार आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है कि भाई चेंज द लेजेंड एंट्री पोजीशन, या लेजेंड एंट्री अलाइनमेंट लिखा हुआ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपने लेजेंड ऑप्शन पे जाके, लेजेंड ऑप्शन कहाँ पर है, चार्ट टूल्स में लेआउट टैब के अंदर है, और इसी में अभी दिखा रहा है करंट डायरेक्शन राइट में है। सो हमने कर दिया टॉप में, तो चार्ट के अंदर ऊपर आ जाएगा। या आपको बॉटम पे कहा जा रहा है तो आप बॉटम पे क्लिक कर दो, नीचे आ जाएगा, अप्लाई होगी चेंजेस। और चार्ट में अगर आपको बोल दिया जाए रिमूव करने हैं लेजेंड्स, तो ऑप्शन दे रखा है टर्न ऑफ लेजेंड्स के नाम से ही आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं हटाने के लिए। और बाई डिफ़ॉल्ट पहले से एक्टिव होकर आते हैं, सो हमने वैसे ही अंडू कर दिया, वापस हम राइट में लेकर आ गए। और इसके अलावा सेकंड नंबर एक ऑप्शन है इसी में, एक चार्ट टाइटल के नाम से। सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये 2 ऑप्शंस आते हैं अप्लाई करने के लिए, चार्ट टाइटल और लेजेंड्स का नाम।
ये दोनों आपको आने चाहिए, बाकी ऑप्शन भले ही नहीं आते, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, चार्ट टाइटल में से ऑप्शन आता है अबव चार्ट। जैसे ही क्लिक करा, अब देखो चार्ट को टाइटल नेम भी आ गया, पर नाम देना क्या है वो हम अपनी चॉइस का नहीं देंगे। यहाँ पर ऊपर जो रिकॉर्ड हमने टाइप किया ना, जिसके ऊपर हमने ये कंटेंट के ऊपर चार्ट डिज़ाइन किया, अब ये जो कंटेंट है हमारा रिकॉर्ड है किस टाइप का है, अब स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है ना, तो आप टाइटल में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिख दो, स्टूडेंट्स रिजल्ट लिख दो। ठीक है, या अगर आपको कोई भी नाम नहीं सूझ रहा तो खाली रिकॉर्ड लिख देना बस। आपको बस एक टाइटल नाम देने से मतलब है वहाँ पर। या तो कई बार आपको टाइटल का नेम गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो आप कोई भी नाम लिख दो उसमें, कोई भी से मतलब उससे रिलेटेड, या खाली रिकॉर्ड लिख देना। अब ये नहीं कि आप इसमें लिख दो प्रोडक्ट डिटेल्स या सैलरी रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड तो ये नहीं है ना सैलरी का, तो वो नाम नहीं देना आपने। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर ही अभी मैंने क्लिक करा, डिलीट करके आप टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, कुछ इस टाइप में। और हटाने के लिए सेम चार्ट टाइटल पर जाके आप नन कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। और चार्ट का जो साइज़ है सुबह मॉर्निंग में बताया था, अगर आपने चेंज करना है तो किसी भी कॉर्नर पॉइंट से चार्ट की जो फ्रेम है आप इस पर क्लिक होल्ड करके रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीट करा, तीसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर, इंसर्ट टैब में पाई चार्ट वाला। अब देखो पाई चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर। यूज़ कैसे करना है, इसके लिए आपको ना अब रिकॉर्ड में क्लिक नहीं करना, सिलेक्शन करनी पड़ेगी। किस चीज़ की, अब आपको पर्टिकुलर एक फील्ड बताई जाती है उसके अंदर कि आपको ना टोटल का चार्ट बनाना है, और उसमें कहता है कि परसेंटेज भी शो करनी है। बहुत बार आज तक जितनी बार भी एग्ज़ाम में पाई चार्ट आए ना, उसके अंदर आपको एक ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें परसेंटेज का कॉलम नहीं होता, बट बोला जाता है कि परसेंटेज शो करनी है, यानी कि वैल्यूज़ को परसेंटेज में शो करना है। उसके अंदर इसका एक ऑप्शन मिलता है हमें। अब कहता है भाई क्रिएट ए पाई चार्ट, अगर सिर्फ इतना भी लिखा हुआ है ना कभी भी क्वेश्चन में क्रिएट ए पाई चार्ट, कभी भी आपने पाई चार्ट बनाने के लिए ना डेटा के अंदर क्लिक नहीं करना, सेलेक्ट करना है। किस डेटा को वो भी बताते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कॉलम चार्ट की तरह एक बार इसमें आपको सिंगल क्लिक करके बताना चाहता हूँ कि इसमें पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्रिएट ए कॉलम चार्ट या क्रिएट ए एनी चार्ट या क्रिएट बार चार्ट आ जाए, लाइन चार्ट आ जाए, यानी पाई चार्ट को छोड़ के अगर कोई भी इनमें से कैटेगरी कहता है ना, तो उसके लिए आपको डेटा सेल में जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है, और उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ से कोई भी चार्ट टाइप लेते हैं चार्ट बनकर आ जाता है कंप्लीट डेटा टेबल पर, पूरे पे आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर। बट अगर बात की जाए पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट जो होता है ना वो कभी भी कंप्लीट डेटा टेबल पर बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये जस्ट एक सिंगल सीरीज पे काम करता है। ये कैसा पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट जो है एक ऐसा चार्ट टाइप जो जस्ट एक सिंगल सीरीज पर काम करता है। सिंगल सीरीज का मतलब यहाँ पर एक समय पर आप या तो इंग्लिश का डेटा दिखा दो, या हिंदी का, या मैथ का, या टोटल का, एक टाइम पर एक फील्ड का डेटा प्रिंट करा सकते हैं पाई चार्ट के अंदर। आप मल्टीपल नहीं ले सकते इसके अंदर, एक से ज़्यादा। और मैक्सिमम जो इसके अंदर रेंज होती है ना सिलेक्शन की, 2 ले सकते हो। 2 कौन कौन सी, एक न्यूमेरिकल एक अल्फ़ाबेटिकल। दोनों अल्फ़ाबेटिकल या दोनों न्यूमेरिकल रेंज को नहीं एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो कर लेगा बट जो चार्ट बनकर आएगा ना वो सिर्फ एक ही रेंज को पढ़ेगा, पहले वाली को। जो सेकंड रेंज आप उठाओगे उसको पढ़ेगा ही नहीं। फिर चेक करा देते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, पाई चार्ट पे क्लिक करा, चार्ट किसका बन के आ रहा है, क्या सभी का आ रहा है, एक ही बच्चे का आ रहा है ना, फर्स्ट स्टूडेंट का, प्रणव का, जिसका फर्स्ट नंबर पे एंट्री है। चार्ट तो सिर्फ उसी का बन के आ रहा है, बाकी का तो आ ही नहीं रहा। अब एक चीज़ सोच के देखो, एक ही सिंगल सर्कल में क्या इतने सारे पार्टीशन हो जाते हैं फिर हमारे को। अब मान लो 100 बच्चा है, सर्कल तो एक ही है, अब इस सर्कल के अंदर 100 बच्चों का डेटा कैसे पॉसिबल है, इतने सारे सब्जेक्ट्स का, वो भी। अब हर एक के कॉलम बहुत सारे। अब एक टाइम पर एक ही फील्ड का डेटा कैसे लेंगे फिर हम,
और जब आप पाई चार्ट को इंसर्ट करते हैं ना इस तरीके से, ये आपका पाई चार्ट समझो गलत हो गया, कभी भी नहीं लेना ऐसा। डिलीट कर रहा हूँ। आपने इसके अंदर पहले तो लेना नेम, नेम तो आना ही आना। अगर आपको खाली क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल के ऊपर बनाना है, नाम तो तब भी लेना पड़ेगा आपको, भाई किसका टोटल है ये तो बताना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पर नेम को तो सिलेक्ट करना ही करना है, साथ में आप कंट्रोल की के साथ में टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो। देन अब आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हर बार इसी सेम पैटर्न पे आता है, फिक्स है इसका, कभी चेंज नहीं होता फॉर्मेट। चाहे एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे एज ए प्रोफेशनली किसी भी फील्ड की बात करें, वहाँ पर भी हमेशा सिर्फ इसी एक ही सिंगल मेथड से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका और कोई तरीका ही नहीं है, फिक्स है इसका तरीका। हमेशा आपको दो रेंज लेनी पड़ती है, एक टेक्स्ट वाली जिसमें नाम वगैरह लिखे होंगे, हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट डिटेल वाला रिकॉर्ड हो तो आप उसमें आइटम्स ले सकते हैं, टोटल ले सकते हैं, या सिर्फ उसकी क्वांटिटी ले सकते हैं, या उसका प्राइस बता सकते हैं। इसके बाद अब मैं जैसे ही पाई चार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, चार्ट आ गया। अब 4 कैंडिडेट्स का डेटा था हमारे पास, चारों का आ रहा है, बट सिर्फ टोटल का कोरम दिखा रहा है अब इसमें, और कोई नहीं आएगा, पर दिखा सभी का रिकॉर्ड रहा है, चारों बच्चों का नेम भी है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिकॉर्ड भी आ गया। ये होता है आपका पाई चार्ट, कुछ इस तरीके से बनेगा। पोजीशन आपको मैंने चेंज करना बता रखी है ऑलरेडी, ऑप्शन बिल्कुल सेम है। लेआउट टैब में लेजेंड्स, टाइटल पे जाके ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल इसको मिल गया, क्योंकि एक सिंगल कॉलम का था ना, तो इसमें जो आप कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो उसका नेम आपको टाइटल में प्रिंट कर देगा। सो अगर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट दिखा रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये, अब इसके अंदर कह देता कि भाई परसेंटेज भी शो करनी है, कि यहाँ पर जो सर्कल में 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, कितने परसेंट किसका एरिया आ रहा है, यहाँ पर जो एरिया है, टोटल एरिया कितना कितना परसेंट किसके पार्ट में है। तो उसके लिए आपको जस्ट एक डिज़ाइन टैब पर जाके, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है परसेंट वाले स्टाइल में, कहाँ पे दे रखा है डिज़ाइन टैब में, ये कुछ लेआउट्स दे रखे हैं, कुछ प्री सेट लेआउट्स, जिस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर परसेंटेज जो है ना, यहाँ पर आपको वैल्यू बता देगा, भाई कितनी वैल्यू कितने परसेंट किसके एरिया में है, शो कर देगा। इसमें आप नीचे मोर बटन पे जाकर भी चेंज कर सकते हो, इस पर भी ऑप्शन है। और लेजेंड्स की पोजीशन क्या है वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कई बार इनको आप चेंज करते हैं तो पोजीशन बदल भी जाती होती है। तो ये आगे परसेंटेज में दिखा रहा है वैल्यूज़ को। हो गया ये कंप्लीट। पाई चार्ट में इससे ऊपर एक ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ इतना सही आता है। चार्ट का क्या टॉपिक आपको मुश्किल लगा? ठीक है, इससे ऊपर आपने चार्ट में कुछ भी नहीं करना। ये मैक्सिमम ऑप्शंस थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल सकते हैं हमें, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, आपने हेडर फुटर पढ़ लिया था सर। इसमें जैसे नाम और टोटल जो सिलेक्ट किए उसमें से हाँ जी। 3 कॉलम में 4 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पाई चार्ट में करना। अगर आपने नेम ले लिया, राइट, अब आपने क्या करा, साइंस भी ले लिया, इंग्लिश भी ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने टोटल भी ले लिया, लीजिए। अब आप अगर पाई चार्ट बनाएंगे ना, कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ एक का ही दिखाएगा, तभी कौन सा जो फर्स्ट नंबर पे लिया था आपने। मल्टीपल आप ले भी लोगे ना तब भी नहीं दिखाएगा, लेगा तो एक का ही सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस पे काम करेगा, जिसको आपने फर्स्ट रेंज पिक करी थी, डिलीट कर दिया। सर जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, पढ़ना होते हैं मार्क्स ले लेते हैं, हिंदी मैथ, मतलब इस तरफ से सिलेक्ट हाँ जी, कर लेते हैं। ऐसे तो पूरी एंट्री ले लेगा, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड कराओ चाहे वर्टिकली, रेंज से एक सिंगल या सीरीज, ये हॉरिजॉन्टल सीरीज होगी, वो आप वर्टिकल उठा रहे हो, फ़र्क सिर्फ इतना है। वो आपने कॉलम वाइज ली थी, रो उठा ली पूरी आपने, पर उठाएगा सिंगल सीरीज। अगर आप प्रणव के साथ साथ अनुज भी ले रहे हो, आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ऐसे प्रणव का दिखा देगा अब इसमें। तो एक टाइम पर सिंगल डेटा एंट्री विजिबल होगी फिर आपको, चाहे अनुज ले लो चाहे प्रणव ले लो। हाँ, जैसे ये आ जाए बिल्कुल भी। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं प्रणव नहीं, हाँ जी, तो फर्स्ट हेडिंग रो तो आनी है। अब मैंने ले लिया ऋतु, तो यहाँ पर ऋतु का आ जाएगा। सब्जेक्ट खुद ही अपने आप। हाँ जी, यानी हेडिंग्स चाहे ऐसे, अब वो है तो अल्फ़ाबेटिकली रेंज, हेडिंग्स भी और नेम वाले भी,
यानी कि दो मैक्सिमम रेंज उठाता है, एक कंप्लीटली न्यूमेरिकल होनी चाहिए, एक कंप्लीटली आपकी अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए। दो से ज़्यादा रेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने ऐड कर भी दिया तो लेगा ही नहीं उसमें, तब भी लिस्ट में शो नहीं करेगा। ये होता है पाई चार्ट वगैरह के अंदर। इसके बाद अगर हम कुछ ऑप्शंस पे बात करें, अगर आपको क्वेश्चन में ना रोमन के अंदर अगर सीरियल नंबर दे दिए जाए, अब मेरे पास यहाँ पर एक सीरियल नंबर है, रोमन में टाइप करना है, कैसे लिखते हैं पता है कैसे? आई। बिल्कुल, आप स्कूल टाइम में रोमन में लिखा करते थे नंबरिंग्स, तो आई तो लिखते थे वो, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, अल्फ़ाबेट्स करेक्टर में होती है रोमन। अब इसमें मैंने लिखा आई कैपिटल लेटर्स में, या 2 टाइम्स आई, ट्रिपल आई वी या वी आई, एंटर कर दिया। ये ड्रैग नहीं होगी, अल्फ़ाबेट्स है क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, तो ये ड्रैग नहीं होंगे इसके अंदर। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। मैंने यहाँ पर एक सेल में लिखा नंबर, नेक्स्ट में लिख दिया रोमन। क्वेश्चन में कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू इन रोमन नंबर। सपोज कि अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए 228, 228, इस वैल्यू को ना आपने रोमन में कन्वर्ट करना है। अब भाई रोमन तो आती नहीं हमें, करे क्या? आती किसी को? पता नहीं आप में से किसी पिछले टाइम जो बच्चा आया था, चेक कर लेते हैं। वो तो बचपन में आते थे सर स्कूल में। हाँ जी, मुश्किल का 50 में याद होता है। अब भाई पहले तो हमें बचपन में आती थी, अब हम बचपन में जाके सीखेंगे जब अपने पोते पोतियों को खिलाएंगे है ना, उनके टाइम में पढ़ाएंगे जब उनको तब इक्वल टू रोमन। अब इसमें एक फंक्शन मिलता है, आप फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं। जस्ट आपने उसका सेल का रेफरेंस देना है और एंटर की प्रेस करेंगे, प्रेस कर दी। अब यहाँ पर दिखा रहा है CCXVVII, और अप टू इसमें 3999 तक आपको शो करेगा कंटेंट में। चेक करा देते हैं। आपको अगर इसमें बोल दिया जाए 1200 का देखना है या 1000 का देखना है, 100 का चेक करना है या 50 का करना है या 3 का देखना है, सब आ जाएगा। बट मैक्सिमम 3999 तक शो करता है। 3999 करा दिखा रहा है, बट जैसे अब मैं इसमें लास्ट डिजिट इसके नेक्स्ट वैल्यू को एंटर करता तो आंसर प्रिंट नहीं करेगा इसमें। आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट मैंने रेडी कर रखी है ऑलरेडी। पुराने स्टूडेंट्स ने तो सभी ने कर लिया कंप्लीट। जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना आपने करे, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मैंने एक सिंगल एक फाइल रेडी कर रखी है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कुछ, ये वाली जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एक रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, या भी किसी बच्चे ने मेरे को चेक कराई अभी नहीं बनाकर, जिसमें मैंने ना यहाँ पर एक रिकॉर्ड दे दिया जिसमें आपकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें भाई टोटल भी हो गया, एवरेज भी होगा, एक तरह का एक रिवीजन टाइप में हो जाती है आपकी। ठीक है, सारे ऑप्शंस रिकैप हो जाते हैं। सारे रिकॉर्ड्स दे रखे हैं जितने भी अभी तक आप कर चुके हैं कंप्लीट। उसमें फॉर्मूलास नहीं लगे होंगे, सिर्फ आपको रिकॉर्ड मेंटेन मैनेज करके दे रखे हैं हमने, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ये सारे। और बाकी आप वैसे तो असाइनमेंट्स तो कर ही चुके हैं इन चीज़ों पर, और एक अलग से मैंने फाइल भी दे दी। ठीक है, ये पेजेस की नहीं है, इसमें आपको सिस्टम पे ही रेडी करनी है। इसको प्रिंटर मत निकलवा लेना, कहीं आप प्रिंट निकलवा लें। कुछ बच्चे इसको प्रिंट निकलवा के आगे थे। इसको आपने सॉफ्ट कॉपी में सॉल्व करना और उसको भेजना है, चेक कराएंगे फिर आप इसको। ठीक है ना, तो आपने चेक भी कराना है, प्रिंट मत निकाल लेना। असाइनमेंट्स को प्रिंट निकालना है। ये असाइनमेंट इसके अंदर टाइप हो रखा है, जस्ट आपने सोल्व करने हैं उसी के अंदर, बस फॉर्मूलास लगाने हैं। अब जैसे टोटल है, सारे काम आसान। हाँ जी हाँ जी, ये चीज़ है। बस फॉर्मूला पुट करने हैं, सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स के अंदर फिल करनी है टेबल्स कंप्लीट। बस हमें ये नहीं बनाना जैसे ये राम संजना ये नहीं करना। प्रिंट आउट एग्ज़ाम में आपको प्रिंट आउट मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको एक हार्ड कॉपी दी जाती है। जैसे आपके पास असाइनमेंट्स मैंने आपको 60 दिए, सिर्फ उसी का बस प्रिंट दिया जाएगा। आपने अगर प्रिंट नहीं निकलवाया तो प्रिंट निकलवा के उसकी प्रैक्टिस करो।
आपकी तभी एक्चुअल स्पीड आपको पता चल जाएगी कितनी आ रही है, क्योंकि बार बार आप फ़ोन में देखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगी, स्क्रीन ऑफ होगी बार बार आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा रोमन का। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास पेज लेआउट टैब के अंदर। कल हमने काउंट वाला किया था, वो उतना ही था। नहीं, काउंट में अभी हम कंप्लीट कराते हैं, बस 2 मिनट और एक ऑप्शन पेज लेआउट कंप्लीट करते हैं। वो भी रहता है। हाँ जी, काउंट में अभी कंप्लीट करना रहता है, कंप्लीट कराते हैं अभी, बस 2-4 ऑप्शन और हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। तो आपने एक ऑप्शन पढ़ा था पीछे वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट में भी, कि चेंज द पेज मार्जिन। अब इसमें आ गया नॉर्मल, नैरो, वाइड कभी भी एग्ज़ाम्स में यूज़ ही नहीं होता। एग्ज़ाम्स में क्या, कहीं पे भी बहुत रेयरली होता होगा किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। इसके अलावा एक कस्टम मार्जिन का ऑप्शन जिसमें आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि भाई आपको पेज मार्जिन या कोई भी ऐसी चीज़ सेंटीमीटर्स या इंचेस में बोली जाती है ना, भाई आपको अगर क्वेश्चन में बोला कि भाई टॉप से ना 1 सेंटीमीटर देना है तो 1 के बाद ना CM जरूर लगा देना, पॉइंट गलत ना हो आपका। ताकि अगर आपको इंचेस में बोल रखा है तो आप आगे इंच लगा दो, मेजरमेंट यूनिट के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। आपने बस अपने पॉइंट को नोटिस करना कि भाई उसमें क्या बोल रखा है, इंचेस में या सेंटीमीटर में, आपने बस आगे टाइप कर देना, दैट्स इट। आपने ये नहीं देखना कि भाई ओके करने के बाद वापस जाके चेक करते हैं ये तो वैल्यू कुछ और दिखा रहा है, इग्नोर कर दो उसको। बस आपको ये चीज़ पर पता होना चाहिए कि आपने क्या उसके अंदर वो वैल्यू जैसी दे रखी थी, क्या उस फॉर्म में प्रॉपरली सेट करी थी या नहीं करी थी। ओके कर दें, ठीक है ना, जितनी भी बोली जाए। और इसके लिए तो सही है, कुछ दो भी आते हैं। क्या चीज़, कोट्स, डबल कोट्स। हाँ जी, तो हम लिख देंगे ऐसे, ये कोट्स ही लगाना। डबल कोट ही, वो तो टाइप करना पड़ेगा डबल कोट का साइन। सर जैसे एग्जाम में कुछ भी आए, जैसे सेंटीमीटर आए या इंचेस आए, रूलर को तो छोड़ो, लिख ही दें तो अच्छा रहेगा। यही तो कहा कि इंचेस या सेंटीमीटर जो आएगा लिख दो, यही तरीका होता है। अदरवाइज कंफ्यूजन भी होगी आपको बहुत ज़्यादा। और एक ही, और दोनों चीज़ें बोल दी, एक में बोल दिया इंचेस, एक में सेंटीमीटर, जैसे HCM में भी हुआ था सेम। समझ गए जो HCM में भी यही हुआ था कि एक चीज़ बोल दी सेंटीमीटर, एक बोल दी इंचेस में। तो सारे बच्चों ने क्या किया, यही तो करा। अब एक एक के लिए बार बार सेटिंग चेंज करने लगे तो बहुत देर लग जाएगी। वो चेंज करना ही नहीं होता एक्चुअल में, बस उतना इंच का गैप देना होता है। अब आप पे 1 किलो दूध लेने जा रहे हैं, अब आप उसको 1 किलो को या 1000, बस लैंग्वेज में फ़र्क है, बस थोड़ा सा, बस आप उसको 1000 ग्राम, बात वही आ जाती है। अब बस ग्राम के अंदर वैल्यू बस चेंज होगी, वहाँ पर 1000 होगी बस। ऐसे अब 1 इंच का मतलब बस वो सेंटीमीटर में फिर वो 2.54 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ पेज, ये भी आप पढ़ चुके, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। एंड चेंज द पेपर साइज कह दे, अगर लेटर पेज कभी नहीं कहता, लेटर पेज कभी आया ही नहीं। लेटर पेज हमेशा ही A4 आता है। A4 की जगह पे आपको कई बार ना क्वेश्चन में रेगुलर या स्टैंडर्ड साइज कहता है तो A4 पे ही क्लिक करते हैं। और मार्जिन जो नॉर्मल होता है ना, हम इसको भी रेगुलर पढ़ते हैं। नॉर्मल मार्जिन को रेगुलर मार्जिन भी पढ़ा जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसमें या तो नॉर्मल के अलावा आपको नैरो कहेगा, या तो कस्टमाइज करने के लिए कहेगा, या नॉर्मल का डिफरेंट नेम रेगुलर लिखा हुआ आ जाएगा। अनदर कीवर्ड होता है नॉर्मल का ही। आपका जो पेज लेआउट वाला टैब है ये कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड साइज का मतलब A4 साइज। पेज लेआउट आपका कंप्लीट है। इंसर्ट में आपका मैंने हेडर फुटर और आपका चार्ट दोनों कंप्लीट करा दिया। इसमें से आपका और कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। आपने पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स कर चुके हो आप, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें सेम है जो आपने वर्ड, एक्सेल में करी थी, पावर पॉइंट में करी थी। ऑप्शन ये सारे सेम। और आपका एक टॉपिक रहता है वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट में चार्ट वाला टॉपिक भी, ठीक है ना, तो वो भी कराएंगे आपको, क्योंकि अब हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो आगे के 1-2 दिन तक आपको उसमें कंप्लीट कराएंगे। और अब आते हैं वापस होम टैब के अंदर। अब हमारा टॉपिक है काउंट वाले फंक्शंस के ऊपर कुछ।
आइटम्स, हमने यहाँ पर एक आइटम का नेम लिखा और टोटल, या इससे पहले मैं कुछ ऐसी वैल्यूज टाइप कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आपने मुझे कि ये चीज़ टोटल करके बतानी है। मैंने यहाँ पर 5-6 वैल्यूज़ लिखी, हमें ना इनका टोटल करना है, बट इन सभी का नहीं, इनमें से हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ का सम करना है जिस सेल में वैल्यू ग्रेटर देन 100 है। अगर वैल्यू 100 या 100 से अबव है तो उसका टोटल अमाउंट कितना निकल कर आएगा, कैलकुलेट करना है यूजिंग बाय फंक्शन। तो इसके लिए अभी हमने माइंड में कैलकुलेशन नहीं करनी, या हमने ऐसा नहीं करना कि भाई 120 उठा लिया फिर प्लस में ये उठा लिया, फंक्शन के थ्रू करना है कि ऑटोमेटिकली करके दे दे सम। अब ये तो 4-5 वैल्यू है, 500 हो गई तो 1000 हो जाए तो इक्वल टू सम इफ। पहले हमने करा था सम और इफ कंडीशन अलग करी थी, अब सम के साथ इफ कंबाइन कर दिया हमने। अब ऑप्शन है हमारा सम इफ का, कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर। अब पहले तो इसमें पूछ रहा रेंज क्या है, कि आपने जो सम करना है जिस भी रेंज के अंदर, सबसे पहले आप उस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा लगा के डबल कोट का साइन ओपन करेंगे और इसमें क्राइटेरिया को टाइप कर देंगे कि भाई किसका सम करना है इस रेंज में से, कि सम कर दे इफ। पहले रेंज को रीड करेगा, ठीक है, और रेंज को चेक करेगा जब उसमें से किस चीज़ को पड़ेगा, क्राइटेरिया तो बताना पड़ेगा ना कि भाई सेट क्या करना है, इसमें से क्या चीज़ टोटल करनी है, कि भाई हम चाहते हैं ग्रेटर देन या अगर इक्वल टू भी है, हम चाहते हैं 100 से अगर बड़ी है वैल्यू या 100 के अगर इक्वल भी है तो आंसर निकल कर आ जाए, यानी कि वैल्यूज आपस में सारी प्लस होकर आ जाए, तो टोटल आंसर 820 बनता है। अब 100 या 100 से अबव जितनी भी वैल्यूज थी हमने सभी का सम कर दिया, एंटर कर दिया। लिख सकते हैं आप, किसी को फोटो क्लिक करनी हो ले सकते सर जैसे ये 100 हैं, और एग्जांपल देते हैं इसमें। हाँ ये जी, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें डबल कोट्स क्यों लगा दिया? इसमें ये क्राइटेरिया है, सिंपल भी है ना। सिंबल इसमें जब आप काउंट इफ और सम इफ करते हैं, इसके अंदर आपको क्राइटेरिया हमेशा क्वाड्स में रखना पड़ेगा, फिर चाहे कंटेंट आपका न्यूमेरिकल है चाहे अल्फ़ाबेटिकल है। सम इफ के साथ। हाँ जी, काउंट इफ में भी सम इफ में भी। काउंट इफ अभी कल मैंने पढ़ाया था, परसों शायद। इसके बाद आता है, ये तो थी हमने टोटल निकाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और अब हमने कर दिया यहाँ पर इक्वल टू सम इफ रेंज कोमा में फिर से डबल कोट का साइन लगाएंगे, लेस देन 100। 100 से कम जितनी भी वैल्यूज़ है ना उन सभी का सम हो जाए। सिंगल वैल्यू तो 50 दिखा रहा है, सो अगर मैं एक वैल्यू और एंटर कर दूँ 40, एंटर कर दिया, प्लस हो गया। सर इसमें जैसे 100 से ऊपर वाली कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 काउंट करनी है आपने, बताते हैं। देखो अब सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी कि प्लस करना। अब ये तो हमने प्लस कर दिए कि 100 से कम या ग्रेटर वाली में। अगर आपने ना इसमें काउंट करनी होती कि भाई 100 से बड़ी कितनी वैल्यूज़ हैं, मैंने असाइनमेंट में भी दे रखा है, इक्वल टू काउंट इफ रेंज कोमा में। अब सम की बजाय बस फंक्शन का नाम बदल दिया मैंने। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है ना सम का, मैं अंडू कर रहा हूँ, वापस ले आया। अब 100 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ से क्या करो, सम को हटा दो सिर्फ, और इसकी जगह पर आप लिख दो काउंट, एंटर कर दिया। अब 100 से छोटी कितनी वैल्यूज़ हैं। अब काउंट का मतलब काउंटिंग करके बताना होता है, सम का मतलब एडिशन करना होता है, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है।
सम इफ में वैल्यूज़ को जोड़ के आंसर आएगा और काउंट इफ के अंदर काउंटिंग करके बताएगा कितने से कम या इतने से बड़ी कितनी वैल्यूज़ हैं। चाहे फिर आपको कोई भी नाम काउंट करना हो, कोई भी अल्फ़ाबेट काउंट करना हो, जैसे हमने प्रेजेंस और एब्सेंस को काउंट किया था कि पी कितनी बार है, ए कितनी बार लिखा हुआ है। सर एक असाइनमेंट है 9 इसमें एक्सेल का। कौन सा असाइनमेंट में? 9 9th में? एक मिनट निकाल। अब सर ये हो गया? हाँ जी। इसमें सर ये 4th पॉइंट है। क्रिएट ए न्यू हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ टेबल। आपने जैसे अब एक पहले तो टेबल बनाई है वाली, ठीक इसके है। ऊपर बना इसके लेंगे सर। ऊपर आपने एक न्यू रो इंसर्ट करनी है, फर्स्ट नंबर रो पे राइट क्लिक करके, और फिर आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। ये समझ गई सर मैं। हाँ जी। जैसे यहाँ तक होगा, फिर इसके बाद मेक इट बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है। एंड मर्ज द सेल हेडिंग रो, हाँ जी। जो जिसमें हमने ये लिखा है उसी को हम Yes. बोल्ड करेंगे। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। मर्ज एंड सेंटर अलग होता है, मतलब मर्ज सेंटर ये रहा, अगर ओनली मर्ज यानी कह रहा तभी कि यही करना। तब यही करते अच्छा, हैं। इसी Yes. कंक्लूजन हाँ था जी। कि वैसे तो मर्ज का एक अलग से सिंगल ऑप्शन भी दे रखा है, बट हमेशा मर्ज सेंटर करते हैं सभी, तब भी अगर यूज़ तब भी यही अकेला होता merge होता, है। तभी हाँ merge जी। and center करना। Yes, तब भी हम यही मैंने करते इसमें हैं। साइड में ये ऑप्शन पे वो कर लिया, तो हाँ जी। इसमें कुछ और भी point बिल्कुल, थे। मर्ज वो- अक्रॉस भी है। उनका मतलब क्या होता है सर? आप असाइनमेंट नंबर 12 करके लाओ, बता देंगे। इसी असाइनमेंट का पहला ऑप्शन देखिए, 9वें असाइनमेंट। हाँ जी, पहला असाइनमेंट point। नंबर 9 का। हाँ, इसी का। पावर पॉइंट हो गया सही। अच्छा, एक मिनट बस। इसी असाइनमेंट का पहला पॉइंट। इसमें ये एडिंग अप देयर स्कोर इन ऑल सब्जेक्ट वाला ये सब है। कह रहा है यूजिंग द सम फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट। हाँ, ये इतना हो गया। ठीक है, Total सभी स्टूडेंट का बाय एडिंग, हाँ। बल्कि अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, सभी का टोटल करना है। किसके अंदर? रिकॉर्ड में। देयर स्कोर्स, यानी कि उनके कितने स्कोर हैं। स्कोर के ऊपर क्या है, मतलब कि लैंग्वेज को थोड़ा सा वो डिफिकल्ट तरीके से बता रहा है। करना सबका टोटल ही हाँ है। जी, इक्वल सम लगा के करना वही सम है, बस एग्जाम में ऐसी तो चीज़ें आती हैं वही एडिंग कि पे अटैक कैंडिडेट्स के ना बाद ऐसे total का कर दिया। कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि बच्चा ना ज़्यादा देर तक पढ़ेगा ऑप्शन को, कहीं ये टाइम ना वेस्ट भी तो बोल रहे हो कि करेंगे, इसमें 10 कंपटीशन ऐड का करने ज़माना हैं है। या 20 ऐड करने हाँ हैं, वो जी। भी नहीं बताया मुझे। हाँ जी, सिंपल प्लस कर देंगे तीनों, बस जस्ट सिंपल। एग्जाम में ऐसे ही होता और है टाइपिंग बहुत में बार। छूट गया, आप 10 ऐड करने हाँ हैं। जी। सर एक एक बताइए, करके दिखा दो पूरी, जैसे आपने दे रखी है सर, वो लास्ट वाली जो स्टेप है ना, वो अच्छा। प्रिंट कैसे होंगे? अच्छा, वो मैं आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग नए असाइनमेंट परसों दूंगा ना, जब फिर करा पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग था, क्योंकि अभी उसका बनाया नहीं था मैंने असाइनमेंट, सर एक तो अभी है टेम्परेरीली assignment। मैंने करने के लिए दिए थे मैंने, अब देंगे उसके असाइनमेंट सर, का। नहीं, कुछ चीज़ें जो दे रखी हैं तो ये तो बना लिया। वो प्रिंट वगैरह बनी है आपका बाकी तो सर असाइनमेंट 8 है, एक बार देखो ना, लास्ट वाला ऑप्शन, सेंटर अलाइनमेंट, द वर्कशीट। वर्टिकली नहीं हो रहे थे, सेंटर करने हैं तो। आपने कोई भी एक टेबल डिज़ाइन करी, आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपने स्टार्टिंग में टाइप किया तो पेज के स्टार्टिंग पे ही प्रिंट होकर आएगा ना। हम चाहते हैं पेज के मिडल में प्रिंट होकर आए कंटेंट, तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में मार्जिन्स के अंदर कस्टम मार्जिन पर जाके सेंटर ऑन पेज करना है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ओके करने पर अब आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, प्रीव्यू में भी, और प्रिंट निकालने पर सेंटर में आएगा। स्क्रीन पर तो वहीं पे रहेगा जिस सेल में आपने जहाँ पर टाइप किया। मैंने यहाँ ये गलती कर दी, जो हम ये हेडिंग को नहीं हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। तो मैंने इधर भी यही वो वाला भी बोल रखा है इस असाइनमेंट में, और ये भी बोल रखा है, आप बस पॉइंट्स ये में बात से पढ़ेंगे। नहीं होगा सर, ये जो अलाइनमेंट दे यहाँ पर रखे हैं, देखो इसमें टेक्स्ट third को बोल line रखा है, यहाँ पे हेडिंग्स को बोल रखा है, चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये बोल रखा है वर्कशीट अलाइनमेंट, ये वर्कशीट की होती है, वो टेक्स्ट की होती है, ये फर्क है। ये बात से नहीं होगा सर, ना। जैसे ये अलाइनमेंट है, ये दोनों ने text center वाली कर होती दिया, है। दोनों का सेंटर ना, कर दिया। वो टेक्स्ट वाली है।
मैंने दोनों जगह सेम कर दिया, इस वजह से वो सेंटर में नहीं हाँ रहा। जी। ये लैंग्वेज वही तो सर थोड़ा हाँ हो जी। जाता, फिर इसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में वर्कशीट को इसलिए मैंने एक ही सेम असाइनमेंट में ऑप्शन दिए थे ताकि आपका कंप्लीट हो जाए ऑप्शन, थोड़ा क्लियर हो अगर जाए। टेक्स्ट हो तो ये बाहर से हो जाएगा, हाँ वर्कशीट जी। होगा तो इसमें जाना पड़ेगा कि पेज ले आओ। मार्जिन पे मार्जिन पे। हाँ जी, बताइए। बता दें। एक्सेल में और कोई डाउट तो नहीं? ठीक है।